हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज नेसेसरी टू इंटर द अकेडमी ऑफ प्लेटो। प्लाटो की एकेडमी में प्रवेश के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक था? ए मैथमेटिक्स, बी फिलॉसफी, सी फिजिक्स, डी सोशियोलॉजी। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्लेटो ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम एकेडमी था। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर जो एकेडमी थी प्लेटो की, वहाँ पर एडमिशन के लिए आपको किस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वो मस्ट थी, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। अब 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने मेंशन है। अब बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैथमेटिक्स। गणित का ज्ञान प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश के लिए आवश्यक था। एकेडमी प्लेटो का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और ये यूरोप का इसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, who did not use history and morality at all in the study of politics। किसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास और नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया? ए एरिस्टोटल, बी हॉब्स, सी प्लेटो, डी डनिंग। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपने ये तीनों थिंकर, अरस्तु जी हैं, हॉब्स हैं, प्लेटो हैं, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, और फिर डनिंग है, आप डनिंग को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ABCD में से आंसर कुछ भी हो सकता है। पर अगर आप डनिंग के बारे में थोड़ा कम भी पढ़े होंगे, एटलीस्ट इन तीनों के बारे में तो आप 100% पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। थॉमस हॉब्स ने अपनी स्टडी में कहीं भी इतिहास और नैतिकता का यूज नहीं किया। कहीं आपने देखा कि हॉब्स नैतिकता की बात कर रहे हों, जबकि हम जब अरस्तु जी के बारे में पढ़ते हैं या प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये मोरालिटी की बात इन्होंने की। ये तो स्टेट को ही मोरल इंस्टीट्यूट मानते थे और कहते थे कि ये इंडिविजुअल के मोरल डेवलपमेंट के लिए स्टेट ज़रूरी है। तो इनके तो स्टडीज़ में मोरालिटी का प्लेस था, पर थॉमस हॉब्स की स्टडी में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्होंने राज्य का निर्माण समझौते से कराया था और जिसका मेन एम था आत्मसंरक्षण। उसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ और उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्क को स्थापित कर दिया, जो सॉवरेन, जो संप्रभु था इनका, और उसके ऊपर कोई लिमिट भी नहीं लगाई थी। और इन्होंने इंडिविजुअल्स को भी सेल्फिश कहा था। तो इनकी इस पूरी स्टडी में हम देखेंगे कि इन्होंने कहीं पर भी इतिहास और नैतिकता का यूज नहीं किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कॉल्ड बेंथम द रेडिकल फिलोसोफर। किसने बेंथम को दार्शनिक अमूलवादी कहा? ए बाकर, बी डनिंग, सी सेबाइन, डी सेफलस। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है और आ भी सकता है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको भले ये ना मिले, पर रिलेटिंग टू इससे जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा।
अब बताइए कि बार्कर ने कहा है, डनिंग ने, या सेबाइन ने, या फिर सेफलस ने। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सेबाइन ने बेंथम को रेडिकल फिलोसोफर कहा। ये तो आपको पता चल गया कि सेबाइन ने कहा। क्यों कहा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। देखिए, बेंथम मैकियावेली की तरह ही पॉलिटिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस करते थे, और क्रिश्चियन मोरालिटी को इन्होंने जो भी उनकी मान्यताएं थी उनको अस्वीकृत भी कर दिया था। और बेंथम नेचुरल राइट्स हो गया, प्राकृतिक अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जनरल विल, सामान्य इच्छा, इन जैसे विचारों का बेंथम ने खंडन भी किया। इसी वजह से सेबाइन ने बेंथम को दार्शनिक अमूलवादी कहा। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट वेयर लॉ एंड्स ऑटोक्रेसी बिगिंस। किसका मानना था कि जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता आरंभ होती है? ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी हॉब्स। अब आप इसका आंसर बताइए। यह स्टेटमेंट आपको लॉ की इंपॉर्टेंस बता रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जॉन लॉक ने यह स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जॉन लॉक मानते थे कि एक लॉ ही तो है, सिर्फ कानून ही है जो लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है, लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम कानून करता है। अब अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो लोगों पर जबरदस्ती का शासन चलाया जाएगा। ये जॉन लॉक के थॉट्स हैं और ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिड नॉट कंसिडर एनी डिफरेंस इन द स्टेट और सोसाइटी। किसने राज्य या समाज में कोई अंतर नहीं माना? ए अरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी रूसो, डी मैकियावेली। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। किसके लिए राज्य और समाज एक ही था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ही मानते थे कि ये तीनों वर्गों के समूह हैं, और इन्होंने जैसे कहा था कि हर वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, जो उसकी सोल की क्वालिटीज़ हैं वो वही वर्क करे। जैसे कि विजडम, फिलोसफर किंग बनेगा जिसके पास विवेक है, और जिसके पास करेज है, साहस है, वो सोल्जर बनेगा, और जिसके पास तृष्णा है, एपेटाइट है, वो प्रोड्यूसर का काम करेगा, उत्पादक का काम करेगा। तो प्लेटो ने इसीलिए राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तीनों वर्गों के समूह हैं, दोनों ही, फिर चाहे वो राज्य हो और या फिर समाज हो। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम डज एरिस्टोटल मेंशन। एरिस्टोटल ने कितने प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया है? A4, B3, C6, D8। 4, 3, 6, 8 कितने प्रकार की शासन प्रणाली अरस्तु जी ने बताई है, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब अरस्तु जी के बारे में ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, भले ही आपने न्यूली एडेड टॉपिक सिलेबस के ना पढ़े हों, पर प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, यहीं से तो हम शुरुआत ही करते हैं अपने वेस्टर्न थॉट को पढ़ने की। तो अगर आपने अरस्तु को अच्छे से पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक ज़रूर सारे क्वेश्चन लगाया करिए। सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपकी इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है। आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, आप एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन तभी सही कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ही नहीं तब आपको कैसे पता चलेगा कि इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
इसलिए आप क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए, और जब आपका एग्ज़ाम पास हो तब तो फिर आपका क्वेश्चन लगाना मस्ट हो जाता है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 6 प्रकार की शासन प्रणाली अरस्तु जी ने बताई, जिसमें कि बैड फॉर्म थी और गुड फॉर्म थी। गुड फॉर्म में राजतंत्र, कुलीन तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये तीनों गुड फॉर्म में, और बैड फॉर्म में निरंकुश तंत्र है, गुट तंत्र है और लोकतंत्र, ये अरस्तु जी ने बैड फॉर्म में रखा। और टोटल 6 तरह की शासन प्रणाली अरस्तु जी ने बताई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु क्रिएटेड द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी? किसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया? ए एरिस्टोटल, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी लॉक। चारों ही थिंकर आपने कई बार पढ़े होंगे। अब बताइए कि, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और प्रीवियस ईयर में आया भी है और आ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मैकियावेली ने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता के बीच अंतर किया। इसमें राजनीति को इन्होंने धर्म से पृथक कर दिया और कहा कि किंग पर मोरल रूल नहीं होंगे, और अगर राजा मोरालिटी को मानने लगेगा तो ये उसके लिए हार्म की बात है। मैकियावेली का मानना था कि जो मोरालिटी के रूल्स हैं वो सिर्फ कॉमन पीपल पर लागू होंगे, और चर्च और स्टेट के बीच में भी अगर आप सेपरेशन देखें तो वो भी मैकियावेली ने ही उसकी शुरुआत की है। तो टोटली पॉलिटिक्स और मोरालिटी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस किया वो मैकियावेली जी ने किया। तो इसका सही आंसर मैकियावेली बिल्कुल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेवल फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज एंड डार्कनेस टू लाइट? हिंदी में, किसने कहा शिक्षा का उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान तथा अधिकार से प्रकाश की ओर यात्रा है? ए मैकियावेली, बी लॉक, सी प्लेटो, डी एरिस्टोटल। अब बताइए, एजुकेशन के बारे में ये किसका थॉट है? इसका सही आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम विचार और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था। और इनके एजुकेशन के थॉट को तो आपने पढ़ा होगा, वो बहुत फेमस है। इनकी शिक्षा से सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इन्होंने शिक्षा पर भी अपने विचार दिए हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि 10 से 20 साल तक जब उम्र रहेगी आपकी तो आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। फिर 20 से 30 आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। 30 से 35 एज तक आपको फ़िलॉसफी पढ़ाई जाएगी। और फिर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो एक मिनिमम मैक्सिमम 5-10 ईयर्स में आपके पेपर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। और वहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज में फेल होगा वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज में फेल होगा वो सोल्जर बन जाएगा, और जो हर स्टेज को पास कर जाएगा 35 एज तक, वो उसका फिलॉसफर किंग बनना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद 15 साल उसकी ट्रेनिंग होगी और वो दार्शनिक राजा बन जाएगा। तो एक शिक्षा के थ्रू भी प्लेटो ने वर्ग, जो उन्होंने बताया 3 वर्ग में लोग होते हैं, वो डिवाइड किए थे शिक्षा के थ्रू भी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मैकियावेलीज लाइफ स्पैन? मैकियावेली का जीवन काल क्या है? 1468 से 1529, 1469 से 1527, 1433 से 1524,
1440 से 1530। अब टाइम पीरियड भी देखिए ऑथर्स के और सिलेबस में जो आपके थिंकर हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो मैंने बुक का वीडियो बनाया है, वेस्टर्न थिंकर हो या इंडियन थिंकर हो, उसमें देखिए टाइम दिया हुआ है। तो अगर आपको एक थिंकर का टाइम ड्यूरेशन नहीं पता, टाइम पीरियड नहीं पता कि वो किस टाइम तक किस टाइम थे, तो आप वो वीडियो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको वहाँ पर टाइम पीरियड ही पता चल जाएगा और जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में आ सकती हैं और पूछी जा चुकी हैं वो भी उस एक वीडियो में मेंशन है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए हर थिंकर के लिए वहाँ मेंशन था। इसका सही आंसर आप बताइए कि क्या होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1469 से 1527 ये मैकियावेली का टाइम ड्यूरेशन है। ये फ्लोरेंस इटली के थे और इनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी ये दोनों पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु सेड दैट जस्ट एज अ चाइल्ड हैज नेचुरल कंट्रोल ओवर अ चाइल्ड सिमिलरली द किंग हैज अ नेचुरल कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट। यहाँ पर फादर होगा, यहाँ पर फादर मेंशन कर लीजिए। तो हिंदी में देखिए, किसने कहा कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप में नियंत्रण होता है। लॉक, मैकियावेली, रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट फिल्मर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। रॉबर्ट फिल्मर ने कहा है कि जस्ट एज अ फादर हैज अ नेचुरल कंट्रोल ओवर अ चाइल्ड, सिमिलरली द किंग हैज अ नेचुरल कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट्स। अब ये व्यू आपके एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है और इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किसने किया ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थिंकर आपके सिलेबस में हैं। किन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था? इस स्टेटमेंट को जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। लॉक ने क्या कहा? लॉक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चाइल्ड अभी एडल्ट नहीं है तो उस पर फादर अपना कंट्रोल दिखाते हैं, उसको निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। पर अगर किंग ऐसा प्रजा के साथ करेगा तो प्रजा तो कोई बच्ची है नहीं, इसलिए किंग के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो उन पर शासन करने से पहले उन्हें उन व्यक्तियों की सहमति की ज़रूरत है। इसी तरह लॉक ने कहा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, फादर का चाइल्ड पर कंट्रोल होना और किंग का अपनी प्रजा पर कंट्रोल होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तरह इन्हें ना देखा जाए। तो उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर के इस स्टेटमेंट को जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हुज स्टेटमेंट इज एवरीवन ओन्स हिज माइंड एंड बॉडी। किसका कथन है प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है? बेंथम, जेम्स मिल, जोयस मिल, बार्कर। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ABCD में से सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी होता है और इसीलिए व्यक्ति के विचारों पर समाज और स्टेट का कोई भी कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस अ मास्टर साइंस। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा? ए बुकर, बी मैक्सी, सी एरिस्टोटल, डी सेबाइन। अब ये सवाल आज का सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये
तो इसका आंसर तो आना चाहिए आपको। देखिए, आपको क्वेश्चंस आता है, मैं हमेशा कहती हूँ आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है। और अरस्तु जी के बारे में आपको पता होगा कि इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनके सारे थॉट्स इतने रियल थे, प्लेटो की तरह आइडियल नहीं थे, आदर्श मात्र नहीं रह गए थे, इनके रियल थॉट्स थे, और इनके विचारों की वजह से ही इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, मैकियावेली सपोर्टेड विच स्टेट इन द डिस्कोर्सेस। मैकियावेली ने द डिस्कोर्स में किस राज्य का समर्थन किया? ए डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतांत्रिक राज्य का, बी रॉयल स्टेट, राजतंत्र राज्य का, सी रिपब्लिक स्टेट, गणतांत्रिक राज्य का, या डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से किसी का नहीं। मैकियावेली के बारे में सबने पढ़ा होगा, और वो किस तरह के सपोर्ट करते थे स्टेट को, इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने लिखा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्रीय राज्य का मैकियावेली समर्थन करते थे। और द प्रिंस में ये पावरफुल किंग का समर्थन उन्होंने किया था, और द डिस्कोर्सेस में इन्होंने गणतंत्रीय शासन का समर्थन किया था। मैकियावेली लिबर्टी को भी सपोर्ट करते थे, और इनका मानना था कि अच्छा गणतंत्रीय शासन हर जगह लागू नहीं हो, सिर्फ वहीं पर लागू होगा जहां पर व्यक्ति सद्गुणी हो, वहीं पर गणतंत्र शासन को लागू होना चाहिए। ये मैकियावेली के स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom the person who does not live in the kingdom is either an animal or a deity। किसके अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो पशु है या देवता? ए अरिस्टोटल, बी हॉब्स, सी प्लेटो, और देखिए ये अरिस्टोटल 2 बार मेंशन हो गया है यहाँ पर, आप मैकियावेली कर लीजिए। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो, मैकियावेली। यहाँ पर राज्य की इंपॉर्टेंस आपको दिख रही होगी इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियरली कह रहा है कि जो इससे बाहर रहता है वो या तो पशु है और या फिर देवता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु जी, अरिस्टोटल ने ही ये बात कही है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? ये यहाँ पर राज्य की इंपॉर्टेंट दिखाता है। इन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए ही है, राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, और एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैतिक संगठन है, आत्मनिर्भर है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये इंडिविजुअल का मोरल डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल भी होता है। और एक इंडिविजुअल का मोरल डेवलप केवल स्टेट के अंदर ही हो सकता है। यहाँ पर इसीलिए अरस्तु जी ने राज्य की इतनी इंपॉर्टेंस ये स्टेटमेंट कहकर दिखाई। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है, ऑथर है और बुक्स है। कांट, मार्क्स, माओ जेडोंग, हना आरेंट। बुक देख लीजिए, द होली फैमिली है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, द ह्यूमन कंडीशन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन देख लीजिए और इन्हें मैच कराइए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपना लिख लिया करिए। कांट की कौन सी बुक है इन चारों में से? कांट की बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। कब पब्लिश हुई थी? 1781 में। फिर है मार्क्स। मार्क्स की कौन सी बुक है? द होली फैमिली। एंजल्स ने भी लिखा है इस बुक को। 1845 में ये बुक पब्लिश हुई है। फिर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग की कौन सी बुक है? इनकी बुक है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये इनकी स्पीचेस का कलेक्शन है, 1949 में पब्लिश हुई है।
हना आर्डेंट, द ह्यूमन कंडीशन, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, तो ये तो हना आर्डेंट की बुक हो गई। कब पब्लिश हुई? 1958 में। अब इसका सही आंसर क्या हो गया? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन जिसने भी लगाया उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुड बी द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। हु बिलीव्स दिस? राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण हो, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करने का। यह किसका मानना है? ए एरिस्टोटल, बी बार्कर, सी ग्राहम वालास, डी मैकियावेली। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने जो आपने नोट्स बनाई एग्ज़ाम के लिए उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जैसे आज आप प्लेटो पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ प्लेटो ही पढ़ के छोड़ देंगे, कल अरस्तु पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जितने थिंकर वेस्टर्न थॉट में दिए रहते हैं आप उनको कोशिश किया करिए कि एक दिन में कवर कर सकें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे लर्न कर रहे हैं या उनकी बुक का पब्लिशिंग ईयर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आपको एक बार पढ़ने के लिए कहा जाए रैंडमली, आप सिर्फ एक बार थॉरली पूरी नोट्स अपनी पढ़ लीजिए, तब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन लगाने के लिए। और सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तक आप सिर्फ उनका ही रिवीजन करते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नोट्स के ऊपर ही कंसंट्रेट रहा करिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। भले ही ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटी मोटी 4 नोट्स बना लेनी है, एकदम कंसाइज साइज की नोट्स हो जिसे आप एग्ज़ाम से पहले कई बार रिवीजन कर सकते हो। तो आप अपनी नोट्स सेल्फ प्रिपेयर ज़रूर करिए अगर आपको अगला अटेम्प्ट देना है तो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पास है तो अब आपके लिए क्वेश्चन लगाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। रिवीजन करिए नोट्स का और क्वेश्चन लगाइए। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरस्तु, बार्कर, ग्राहम वालास, मैकियावेली। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अरस्तु जी ने ही ये कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो वहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मत देखिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए ना जाए, बल्कि उसका मेन एम होना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर हो। ये मेन एम उसका होना चाहिए अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये अरस्तु जी का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेटमेंट, यहाँ पर सिस्टम नहीं है, स्टेटमेंट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? इस तरह आप बताइए कि 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है, कन्फ्यूशियस टेल्स द किंग टू लाई व्हेन नीडेड। कन्फ्यूशियस ने राजा को जरूरत पड़ने पर झूठ बोलने को कहते हैं। सेकेंड है, द स्टेट शुड टेक द डिसीजन अलोन विथ इट्स विजडम। राज्य को निर्णय अपनी सूझबूझ से अकेले लेना चाहिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट कन्फ्यूशियस से रिलेटेड हैं और उन्हीं के बारे में बात हो रही है। पहला कह रहा है कि कन्फ्यूशियस ने कहा है कि राजा को जरूरत पड़ने पर झूठ बोलना चाहिए, और दूसरा कि राजा को अपने डिसीजन सूझबूझ से अकेले लेना चाहिए। अब बताइए कि केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकेंड सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि कन्फ्यूशियस टेल्स द किंग टू लाई व्हेन नीडेड। क्या ये बात कन्फ्यूशियस ने कही? ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। कन्फ्यूशियस ने तो राजा को हमेशा सत्य बोलने, ईमानदार रहने की बात कही है, झूठ बोलने के लिए कभी नहीं कहा। ये तो मैकियावेली के थॉट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट सॉरी, द स्टेट शुड टेक द डिसीजन अलोन विथ इट्स विजडम। ये बात भी बिल्कुल
गलत है। कन्फ्यूशियस ने ये नहीं कहा है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि राज्य के लिए अगर राजा को कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर उसे सम्मानित व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए, अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिस्क्राइब्ड द स्लेव एज अ लिविंग प्रॉपर्टी एंड पार्ट ऑफ द फैमिली। किसने दास को मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग बताया? ए हॉब्स, बी एरिस्टोटल, सी मार्क्स, डी हीगल। दास के बारे में तो विचार मोस्टली थिंकर्स ने रखे हैं। अब ये किसके विचार थे कि दास परिवार का भाग होता है, मनुष्य की जीवन संपत्ति है? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा ABCD में से? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एरिस्टोटल ने स्लेव को लिविंग प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द फैमिली बताया, क्योंकि एरिस्टोटल मानते थे कि जो स्लेव्स हैं ये नेचुरल रूल है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करेंगे, और मास्टर्स को अगर फिजिकल वर्क ना करना पड़े तो वह अपने माइंड का यूज़ करके पॉलिटिकल वर्क उनको करने का समय मिल जाएगा। और स्लेव्स अपने जीवन यापन के लिए, और उनको सिर्फ फिजिकल वर्क आता है, उनके पास इतना नहीं है, उनके पास इतनी विजडम, इतना विवेक, तो वो फिजिकल वर्क करें, मास्टर की सेवा करें, और मास्टर ताकि इससे अपना सारा दिमाग पॉलिटिकल वर्क में, ऑफिशियल वर्क में लगा सके। और इससे देखिए दोनों का फ़ायदा है। अरस्तु ने कहा कि स्लेव का भी फ़ायदा है इससे, क्योंकि उसका जीवन यापन भी आसानी से हो जाएगा और उसका नैतिक विकास भी होगा अगर वो अपने मास्टर के यहाँ काम करेगा। मोरल डेवलपमेंट भी स्लेव का होगा। और अरस्तु ने स्लेवरी में लास्ट में ये भी कहा है कि अगर दास का नैतिक विकास हो चुका हो तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। ये अरस्तु जी के दासता के बारे में विचार हैं। आपको इसका आंसर मिल गया? देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपना स्कोर कमेंट करिए, अपनी तैयारी स्ट्रांग करिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। जब आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए अच्छी हो पाएगी। पर्टिकुलरली आप कोई क्विज लगाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी बुक से कर रहे हैं, रेयर ऑफ द रेयर कि आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि ये सही सवाल, ये इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, पर वो आंसर सही क्यों है अगर आपको ये भी पता चल जाए तो हो सकता है कि आप उस एक क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपको उनके भी आंसर्स आ जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन लगाइए, आंसर जानिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी जानिए कि वो आंसर क्यों सही है, तब आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स, और बगल में बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।